अगर फॉल बैक में भी कॉल किया हुआ फंक्शन अगर मौजूद नहीं है तो फिर क्या? सही है, वो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो आप जब कोड कंपाइल करेंगे तो उस फंक्शन को आप फॉल बैक में लाजमी रखेंगे। सही है, और जब आप डिप्लॉय करने जाते हो जाहिर सी बात है कोड कंपाइल हुआ हुआ होता है। सही है, उसका बाइट कोड आपका ईवीएम पे डिप्लॉय होता है। सही है, तो वो बिल्कुल ही लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि उसको कंपाइलर जाने दे और बाइट कोड भी आपने बना दिया और डिप्लॉय कर दिया। हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल। सही है, तो एक तो उसका आंसर हो गया। और कुछ और कुछ? मेरा ख्याल है लिमिटेशन होती है, या वो मेरा ख्याल रिसीव पे होती है वो 2300 की, या देखें, क्या? रिसीव में होती है। रिसीव क्या करता है, पेबल होता है, उसमें वो लिमिटेड गैस होती है 2300, कुछ इस टाइप की होती है। सही है, तो वो उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता, वो उससे उसके ट्रांसफर के लिए ही कॉल होगा। सही है, लेकिन अगर नॉर्मल आप फॉल बैक यूज कर रहे हैं, सही है, उसमें गैस आपकी लिमिटेशन नहीं होती, उसमें आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। लेकिन जो रिसीव है वो बेसिकली बनाया इसलिए गया था, वो सेपरेट ही इसलिए किया गया है ताकि उसमें आपसे पेमेंट रिसीव कर रहे हो, मतलब वैल्यूज रिसीव कर रहे हो इस के तौर पर। तो इट मींस एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों यूज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, आप एक रिसीव का फॉल बैक कर लें। सही है, और एक नॉर्मल जो फॉल बैक फंक्शन है आप वो कर अच्छा लें। अच्छा। जैसे सही पहले है, तो हम वो फॉल बैक को ही पेएबल देखिए बना देते रिसीव थे, तो क्या अब है। जरूरत नहीं है, तो अब रिसीव रिसीव क्या फॉल है, होगा। वो सिर्फ ट्रांसफर की ट्रांजेक्शन के लिए। सही है, ट्रांसफर में आपको राइट पता है राइट। कितनी गैस कंज्यूम होती है, वो 2300 या समथिंग ऐसी कुछ कंज्यूम होती है। सही है, उसकी वो लिमिट फिक्स हुई है। सही है, जबकि फॉल बैक क्या है, वो आपकी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, आपने कुछ चेक्स लगाए हैं और एक्स वाई जी। सही है, तो वो उसके लिए है। राइट। तो सर एक ही कंट्रैक्ट में दो, मतलब दोनों रिसीव और फॉल बैक यूज दो करने का कोई रिसीव यूज नहीं हो बेनिफिट है? सकते ना, दो फॉल बैक मतलब वर्ड वाले यूज हो सकते हैं। हाँ, रिसीव एक सेपरेट है, फॉल बैक एक सेपरेट है, दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं। नहीं सही है, नहीं, फॉल बैक और रिसीव ये दोनों एक हाँ ही वो दोनों हो कंट्रैक्ट में, जाएंगे। इसका कोई बेनिफिट है? इसका कोई बेनिफिट है? बेनिफिट देखिए, क्यों? इस किसी भी चीज का कोई बेनिफिट तब होता है जब आप कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। सही है, तब वो आपके काम आती है, तब वो बोलेंगे हाँ ये बेनिफिट है। लेकिन आपके पास कोई काम ही नहीं है और आप उसको यूज कर लेंगे तो उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं है ना। बेनिफिट कब होता है जब आप कोई नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। मैं इस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ कि फॉल बैक जो है वो काम भी कर सकता है जो सिर्फ रिसीव कर सकता है, तो एक फॉल बैक के साथ ये दोनों काम तो हो सकते हैं। हो सकते हैं आपकी लॉजिक कुछ सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि आपने भाई इसमें मैंने रिसीव में से पेमेंट पेमेंट ही रिसीव के लिए रखना है, जबकि ये फॉल बैक अगर हो तो इसमें पेमेंट के बजाय कुछ मैं अपनी लॉजिक लगा दूं। सही है, वो आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है बिल्कुल। अभी हम एक्सचेंजेस के बारे में अगर आगे Q4 में हम देखेंगे एक्सचेंजेस किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, एनएफटी मार्केट प्लेसेस किस तरीके से वर्क कर रही है, तो फिर आपके समझ में आएगा हाँ ये अब पॉसिबिलिटी है। सही है, तो फिर आपके ज्यादा सिनेरियोज होंगे तो आपकी ज्यादा लॉजिक वर्क करेगी वहां पे। सही है, तो वो उस टाइम समझ में आएगा। लेकिन अभी बस इतना है कि हाँ ये दोनों यूज हो सकते हैं। सही, क्योंकि अभी हमने इतना पढ़ा नहीं है और हम इतना ज्यादा सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई एक्सचेंजेस पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वैसे किसी ने एक्सचेंज वगैरह डिप्लॉय किया या कुछ काम किया उस पे। शायद नहीं। ओके। सर एक अच्छा क्वेश्चन सर, और था। एक सेकंड और मैं लोग थोड़ा ज्वाइन कर लो। हाँ बोले, क्या बोल रहे थे? जी मुदस्सिर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि फॉल बैक के अंदर हम अपना फंक्शन कॉल करते हैं, लेट्स सपोज इसी असाइनमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो फॉल बैक के अंदर जाके हम कॉल कर रहे हैं बाय टोकन्स। ठीक है, ये वाला फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। बट उसके बाद मैं ट्राई करना चाह रहा था एबीआई इनकोड विद सिग्नेचर के साथ एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना के फॉल बैक को कुछ ट्रांसफर करके देखूं। बट ये फंक्शन काम नहीं कर रहा था सर इसमें, मतलब मैंने बड़ा ट्राई किया लेकिन वो सक्सेस लॉजिक हमेशा गलत होगी फाउंड आ रही आपकी। थी। आपको ग्रुप पे शेयर कर देगा या सबमिट कर देगा आप गूगल क्लासरूम पे, तो मैं वहाँ पे भी रिटर्न कर देता हूँ। कोई गलती होती है तो मैं रिटर्न कर देता हूँ, तो उस पर भी सबमिट कर देते हैं। कोड बस शेयर कर दें तो मैं इससे देख लूंगा, अभी तो बता नहीं सकता मैं। चलें अच्छा, चलें, अभी मैं ठीक हो गया, मैं आपको आपसे एक शेयर चीज कर दिखाता दूंगा। हूँ कि अब यहाँ पे एक्सक्यूज मी फॉल बैक सर, की ये मैं एग्जांपल दिखा रहा रिकॉर्डिंग था नहीं ऑन की हुई। रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। ना। रिकॉर्डिंग बेसिकली क्लाउड पे जाएगी, तो क्लाउड पे भी मुझे अलाउ नहीं है। सही है, तो हाँ, ओके। वो सिर्फ क्लास की ऑटो रिकॉर्डिंग होती है। अभी मैं करना नहीं चाह रहा इसको, अगर आप लोग खुद से रिकॉर्डिंग करना चाहें क्लास की तो वो कर लें। सही। अच्छा, यहाँ पे ठीक मैं है, आपको ओके। 2 मिनट देगा, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं। इको हो रहा है, प्लीज म्यूट कर ले अपने माइक। हाँ, एक सेकंड, मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं।
अच्छा, स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर, विजिबल है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, एक ERC20 टोकन ही था, सही है। उसकी ये Web3 लिखी है। मैं आपको सिर्फ एक समझाना चाह रहा हूँ, इसमें हो ये रहा है कि जो टोकन्स बाय हो रहे हैं वो किस से हो रहे हैं, फॉल बैक से हो रहे हैं। किसी ने Web3 की थोड़ी बहुत डिटेल्स पढ़ी थी, हमने कुछ आइडिया किसी को? चलो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, मैं बगैर किसी फंक्शन का नाम कॉल किए ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, सही। इसी तरीके से मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, सही। इधर क्या हो रहा है, इधर मैंने मेथड कॉल किया बाय टोकन्स का, जैसे आप फंक्शन बनाते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का एक फंक्शन मौजूद है बाय टोकन्स का, उसमें मैंने ये पैरामीटर पास किया और उस फंक्शन के जरिए मैं बाय कर रहा हूँ, सही है। अब ये जो दूसरा Web3 ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है, इसमें जो बाय टोकन्स का ही फंक्शन था वो कहाँ कॉल हुआ है, वो हुआ है आपके फॉल बैक फंक्शन में। तो ये तो मैंने यहाँ पे किसी फंक्शन का नाम कॉल नहीं किया, सही है। मैंने सिर्फ बोल दिया सेंड ट्रांजेक्शन, जबकि अगर दूसरे उसमें देखें तो मैंने पहले फंक्शन का नाम कॉल किया, फिर मैंने उसके पैरामीटर पास किए, फिर मैंने सेंड किया, सही है। तो ये वहां पे फंक्शन मौजूद था बाय टोकन्स का। लेकिन अब मेरे कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं, भाई आपने फॉल बैक पे आपने ट्रांजेक्शन करनी है, क्यों? क्योंकि फॉल बैक में ऑलरेडी बाय टोकन्स कॉल था। अब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है नहीं इसका, काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट मिक्स हो गया। लेकिन जैसे अभी हमने कुछ ने सबमिट भी कर दिए असाइनमेंट्स, तो उसमें भी उन्होंने यही किया हुआ है कि फॉल बैक ने ही बाय टोकन्स का फंक्शन कॉल किया है, सही है। तो उससे हुआ ये कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांजेक्शन की, सही है, और ट्रांजेक्शन अननोन एक आपके फंक्शन पे थी, सही है। लेकिन वहां पे आपके पास एक फॉल बैक फंक्शन था रिसीव का, उसने वो ट्रांजेक्शन कैच कर ली, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये हम आगे Web3 में भी अभी पढ़ेंगे कुछ नेक्स्ट 3 या 4 क्लासेस के बाद, तो वो आपको और ज्यादा डिटेल समझ में आ जाएगा कि हाँ ये Web3 से हम इस तरीके से हमें जरूरत पड़ती है कि फॉल बैक फंक्शंस की। और कोई सवाल है किसी का इसी कुछ रिलेटेड? सर फॉल बैक के अंदर अगर हम लेट्स सपोज कोई लॉजिक नहीं रखते, तो फिर वो जो हमारा कंट्रैक्ट होगा वो अपने पास सिर्फ इथर रिसीव करके रख लेगा, मतलब फिर वो आगे किसी को ट्रांसफर तो नहीं कर सकता। देख, फॉल बैक आपका रिसीव है या फॉल बैक पेबल आपने किया हुआ है, तो बिल्कुल वो सिर्फ ट्रांजेक्शन रिसीव कर लेगा, मतलब टोकन रिसीव कर लेगा, सही है। और उसके बाद हाँ बिल्कुल, अगर आपने लॉजिक नहीं लिखी तो कहाँ ट्रांसफर करेगा, उसको उसे अपने पास होल्ड करके रख लेगा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन एक और था कि फॉल बैक जब हम किसी भी कंट्रैक्ट में मतलब वो करते हैं, किसी भी कंट्रैक्ट में हम लिखते हैं फॉल बैक, तो उसके बाद हमें एबीआई इनकोड विद करके तो फॉल बैक को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो हम जिस कंट्रैक्ट में हम फॉल बैक रख रहे हैं वहां पे हम एक और पे का फंक्शन क्यों नहीं रख देते कि हम वहां से ही एड्रेस लें और डायरेक्टली पे कर दें? ये चीज मैंने की थी, ये काम तो कर रही थी वैसे। देखिए बात सही है, लेकिन मैं आपको वही एक चीज बता रहा हूँ कि फॉल बैक का मकसद ये होता है कि जब कोई फंक्शन नहीं मौजूद, तो वो आप उस कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उस नेम से या कोई फंक्शन मौजूद ही नहीं है, तो उस ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए एक फंक्शन है फॉल बैक, जो हर तरीके के ट्रांजेक्शन को कैच कर लेगा। इसलिए हमारे पास दो मौजूद हैं, जो आपने स्पेसिफिक रखना है। अगर एक डेटा आपने एक्सेप्ट करना है और एक में आपने इथर एक्सेप्ट करना है, तो इथर अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो आप रिसीव यूज कर रहे हैं, सही। और फॉल बैक जो नॉर्मल फॉल बैक है उसमें आप डेटा भी रिसीव करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सही। मतलब जो भी आपने एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ट्रांजेक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी आपकी ट्रांजेक्शन है, अगर आप इथर ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी एक ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इथीरियम पे और कोई भी ब्लॉकचेन उस पे जो भी एग्जीक्यूशन होती है, कोई भी एक्शन होता है, वो एक ट्रांजेक्शन होती है, सही है। सही है सर, थैंक यू। अच्छा सर, अब फॉल बैक के अंदर कोई भी कितनी भी बड़ी लॉजिक लिख सकते हैं जैसे हम नॉर्मल फंक्शन में लिखते हैं, या कोई लिमिटेशन है उसके अंदर? रिसीव फॉल बैक पे आपने नहीं, हाँ इसके लिमिटेशन अलावा है। फॉल बैक नहीं, रिसीव के नॉर्मल अलावा उसमें जो भी। आप लिख सकते हैं, लूप भी लगा सकते हैं, हाँ, सही है। आप जो चाहें उसमें करें। ठीक है। असाइनमेंट्स के हवाले से कोई सवाल? अच्छा, इस टॉपिक से हटके एक सवाल कर लूँ सर? जी। ये नॉन्स, अगर एक ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर नॉन्स होते हैं, ये इसका क्या कंसेप्ट है कि डेटा के साथ कोई नॉन्स वगैरह भी कुछ होता है? नाउन्स बेसिकली आपकी नाउन्स आपने Q1 में जो पढ़ा था उसमें ये था कि आप ट्रांजैक्शन एक सीरियल वाइज होती हैं, सही है। हर एक ट्रांजैक्शन का एक इंडेक्स होता है,
सही है, जो कि उस एड्रेस के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक एड्रेस से अब तक 200 ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, तो उसका भी करंट नाउंस क्या है 200। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, उसका करंट नाउंस क्या होगा फिर 201। सही है, तो वो इसलिए होता है कि आपकी ट्रांजेक्शन जो है सीरियल वाइज एग्जीक्यूट हो। अच्छा, उसको सीरीज अगर फॉर वाइज होता सपोज है। करते हैं आपने क्या किया, आपने एक साथ 3 ट्रांजेक्शन कर दी और उनमें क्या हुआ कि तीनों ट्रांजेक्शन पेंडिंग है, तो जो ट्रांजेक्शन हाईएस्ट गैस प्राइस की होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो दोनों ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन दोनों ट्रांजेक्शन में भी सेम नाउंस गया हुआ है। सपोज आपका अभी करंट नाउंस चला 200, आपने 3 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट की एक साथ, और तीनों ठीक है। ट्रांजेक्शन पे नाउंस क्या गया 200, 201 सॉरी। सही है, क्यों प्लस हुआ आपके एक आखिरी नाउंस है 201, तीनों ट्रांजेक्शन पे गया। अब उन तीनों ट्रांजेक्शन में जो जिस ट्रांजेक्शन की गैस प्राइस आपने हाई सेट की हुई होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और वो दोनों फेल्ड हो जाएंगी। उसकी वजह क्योंकि उन दोनों जो ट्रांजेक्शन है उनमें भी 201 नाउंस गया हुआ था, और 201 नाउंस की ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो उस नाउंस की ट्रांजेक्शन दोबारा एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो आपने नाउंस प्लस करके भेजना होगा कि वो 202 हो, 203 हो। सही है, क्योंकि वो सीरियल वाइज चल रहा है, आपकी इंडेक्सिंग चल रही है। ठीक है सर, ओके। अच्छा, एक और सवाल सर, ग्रुप में भी था कॉल का जो मेथड हम यूज करते हैं, उसके अंदर हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का जो डेटा है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐसा है? दोबारा से बोलेगा। मैंने कहा हम जो कॉल मेथड कॉल करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस देके, उसके पैरामीटर्स देके, तो उसके अंदर जो स्टेट वेरिएबल है हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या उसके डेटा चेंज कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? जैसे हमने लास्ट टाइम करके देखा डेलीगेट था। कॉल की बात कर रहे हैं आप, या नहीं, नॉर्मल कॉल कॉल की, की बात? हाँ, नॉर्मल कॉल में कॉल तो की उसी फंक्शन उसी कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटस पे कभी कभी। स्टेट अपडेट। अच्छा, अभी हम एक काम ये करते हैं कि थोड़ा जी सा फास्ट पेस हम अभी तक किसी ने रॉप स्टैंड पे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया? जी रॉप सर, स्टैंड पे किया मैंने। या किसी नेटवर्क पे? जी हाँ, रॉप स्टैंड पे आ जाते हैं हम। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, ओके, एक सेकंड। आ गया। हम एक कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय करके देख लेते हैं, थोड़ा टोकन्स डिप्लॉय कर लेते हैं बल्कि। एक सेकंड। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, मैं शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड। इसमें नहीं पड़ेगा मेरे पास because अच्छे ना भी। एक मिनट, मैं इसमें इसे ट्रांसफर कर दूं पहले, फिर हम डिप्लॉय कर देते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पे रिमिक्स पे हमारे पास एनवायरनमेंट सेट करने का ऑप्शन होता है। सही है, उसमें क्या है हमारे पास कि हम जावास्क्रिप्ट की वर्चुअल मशीन पे हम मोस्टली एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं अपनी। सही है, तो यहाँ पे इंजेक्टेड वेब थ्री क्या है, इंजेक्टेड वेब थ्री बेसिकली ये है कि जो मेटा मार्क्स हमें प्रोवाइड करता है वो इंजेक्टेड वेब थ्री। सही है, कोई भी आपके प्लगइन मौजूद है, मेटा मार्क्स हो गया और भी कुछ प्लगइन्स हैं। सही है, तो वो क्या करते हैं आपके ब्राउजर में इंजेक्टेड वेब थ्री इनेबल कर देते हैं। सही है, जब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो होगा ये कि मेटा मार्क्स अब इससे कनेक्ट होगा। सही है, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अब ये जो मेटामास्क कनेक्ट कनेक्ट हो चुका है मेरे रिमिक्स से। सही है, अब मैं कोई भी ट्रांजेक्शन करूंगा वो कहाँ होगी, आपके ड्रॉपस्टैंड के नेटवर्क पे मेटामास्क के थ्रू। सही है, मैंने अभी नेटवर्क ड्रॉपस्टैंड सेलेक्ट किया हुआ है। सही है, हमारे पास नेटवर्क आप पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टोकन डिप्लॉय कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको पहले कंपाइल कर लो।
सही है, जब मैंने ट्रांजैक्शन एक डिप्लॉयमेंट के लिए गया तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि गैस प्राइस, सही है, और ये गैस लिमिट। मैं इसको गैस प्राइस अभी थोड़ी हाई बता देता हूँ ताकि एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाए। और यहाँ पे हमारे पास मेटामार्क्स हमें पेंडिंग ट्रांजेक्शन बता रहा है। अच्छा, ये जो नाउन्स अगर मैं बताऊं, ये आप इसको इसी तरीके से समझते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसके साथ अगर मैं और ट्रांजेक्शन कर दूंगा, सही है, तो एक ही सिंगल टाइम पे और ट्रांजेक्शन पेंडिंग है। मेटामार्क्स तो उससे हो सकती है शायद हैंडल कर ले, मेटामार्क्स पर ट्राई नहीं किया। लेकिन अगर आप वेब 3 से या दूसरे तरीकों से अगर आप ट्रांजेक्शन उसमें कर रहे हो, तो उन सब ट्रांजेक्शन पे एक ही नाउंस गया हो तो वो फेल हो जाएंगी, सही है। तो ये यहाँ पे हमारे पास अगर आप 3 ट्रांजेक्शन कर देंगे तो तीनों पे नाउंस एक ही होगा। यहाँ पे शायद मुझे बताएगा भी ये नाउंस, इस एड्रेस का नाउंस क्या चल रहा है, नाउंस नहीं बता रहा ये। जीरो बता रहा है सर। नॉस जीरो लिखा हुआ है हाँ, ऊपर से। नाउ जीरो लिखा हो तो इसकी अभी ट्रांजेक्शन हमारे पास, अभी ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है उस एड्रेस से, सही है। तो ये इस नेटवर्क पे, और ये नाउन जो है वो आपके नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है। सपोज करते हैं कि आपका जो आपने इथीरियम के मेन नेट पे अगर ट्रांजेक्शन की है, सही है, तो उस पे जो नाउन चल रहा है वो आपका रॉबस्टैंड के नेटवर्क पे नाउन वो नहीं चल रहा होगा, सही, क्योंकि नेटवर्क चेंज है और उन दोनों नेटवर्क पे आपके एड्रेस की एग्जिस्टेंस थोड़ी चेंज है, सही है। क्योंकि आपने एक नेटवर्क पे अलग ट्रांजेक्शन की और जो दूसरे नेटवर्क पे अलग ट्रांजेक्शन की, तो उन सबके नाउन डिफरेंट चल रहे होंगे। हम्म, सही। तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की डिप्लॉयमेंट आ गई है, सही है, सक्सेस आ रहा है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट टोकन है, सही है, अब मैं इसको अगर चेक करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास टोकन्स के ट्रैकर आ रहा है जो इसका नेम है, ये मेरे पास का सिंबल आ रहा है, सही है। हाँ, अगर मैं इसको ऐड करूँ, हम्म, सर बाय में जाएंगे तो ऐड का ऑप्शन देख। यहाँ पे आ गया मेरे पास, सही। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मेरे पास टोकन सिंबल ऑप्शन आ रहा है, उसके डेसिमल्स बता रहा है, सही है। मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर दूं। अब ये एडिट जो होगा ये सिर्फ मेटामार्क्स की एग्जिस्टेंस तक होगा, क्योंकि ये एक अलायंस बना रहा है उसी सिंबल के बेस पे, सही है। ये इसलिए बना रहे कि भाई आप इसको न्यू आइडेंटिटी देना चाह रहे हो उसके लिए, लेकिन आप ना छेड़ो तो ज्यादा बेहतर है इसको, सही। जबकि आप डेसिमल चेंज नहीं कर सकते क्योंकि डेसिमल्स जो है वो आपके ऑलरेडी ब्लॉकचेन से ही आ रहे हैं। सिंबल भी इसका ब्लॉकचेन से ही आ रहा है, लेकिन आप इसको एज आइडेंटिटी के तौर पे अपनी आसानी के लिए चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है, सही तो है। तो लेकिन मैं सर इसका, अगर ये आप यहाँ से बाय कर रहे हैं, अभी तो आप रॉस्टन से बाय कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क से रिंकन बे या किसी और से बाय करें उधर, उससे भी बाय हो जाएगा? मैंने अभी बाय नहीं किया है, मैंने अभी क्या किया है, मैंने टोकन ऐड किया है, सही है। नहीं मतलब किसी मैसेज दूसरे नेटवर्क पे भी ऐड हो जाएगा नहीं, हमारे सिर्फ पास? रॉकस्टेड पे रहेगा नहीं आप। होगा कि अगर मैं मेन नेट पे जाऊं, नहीं मेन नेट पे नहीं आते, ओवन पे चले आते हैं, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करूँ, ये इसकी कोई कॉल नहीं आ रही, सही। ये मुझे बोल रहा है कि इसका नेम डिफाइन करो, इसके डेसिमल्स नहीं आ रही क्योंकि वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। वैसे ये बट करके ये देखिए तो आप, तुमने टोकन्स ERC20 वगैरह नहीं है? ऐड किए हैं इसमें मेटामार्क्स में, ये ERC20 है। जी सर, ट्राई किया था ये जो आप कर रहे हैं अभी। और किसी ने ट्राई किया था ये? यस सर, ट्राई किया था, हो गया था। सही है। वैसे आप इसके साथ चाहें तो आप सेंड कर सकते हैं, अगर कोई चैट में अपना एड्रेस मुझे भेजे तो मैं उस पर ये सेंड कर देता हूँ। कुछ टोकन्स तो वो देख ले, ट्राई कर ले, या मैं अपना एक एड्रेस बना लेता हूँ यार, एक मिनट। क्रिएट अकाउंट, अकाउंट टू, सही है। मैं अपने टोकन्स ट्रांसफर कर रहा हूँ दूसरे अकाउंट में, सही है। तो आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं।
लेकिन सर ये मेरे किसी पास दूसरे यहाँ से नेटवर्क पे माइनस क्यों नहीं होगा आ रहा टोकन्स। हाँ क्या? कि किसी दूसरे जैसे अभी कोवन पे हैं आप, तो उस पे क्यों नहीं आएगा? मतलब अगर आप उसको बीएनबी को देखें, बीएनबी को देखें, वो ERC20 पे भी आ जाता है, वेब 20 जो उनका अपना है उस पे भी आ जाता है, तो ये भी है तो ERC20 ही है। देखिए आप बात समझें कि आप अलग नेटवर्क पे चले गए, सही है। सपोज करते हैं जो आपके पास आप एक स्कूल में पढ़ते थे, सही है, वहां पे आपको एक एडमिट कार्ड दिया। अब वही एडमिट कार्ड आप दूसरे स्कूल में आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वो वहां पे नहीं चलेगा, सही है। क्यों? क्योंकि जो स्कूल या उनके नेटवर्क अलग है, सही है, वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से ये ब्लॉकचेन के जो टेस्ट नेटवर्क्स हैं वो अलग है, सही है। जो रॉबस्टैन है वो एक अलग एग्जिस्टेंस है, उसकी नोड अलग है, उसके पास वो डाटा गया ही नहीं है, तो उसको पता कैसे चलेगा, सही है। तो सर ये जो बीएनबी जो है ये ट्रांसफर हो रहा होता है ERC20 पे, तो ये इस वजह से ट्रांसफर हो रहा होता है बीएनबी कि ERC20 बाइनेंस पे स्मार्ट चेन ट्रांसफर उसका, होता है, मतलब? नहीं बीएनबी जब आप ट्रांसफर करें वो तो ERC20 पे भी, ERC20 वाला जो उसका एड्रेस है उस पे भी ट्रांसफर हो जाता है ना? वो देखिए मेन नेट पे होगा, इथेरियम के मेन नेट पे जो होगा तो वो उसको पहचानेगा ना। ये तो आप टेस्ट पे काम कर रहे हैं। तो नेटवर्क तो उसमें तो मतलब डिफरेंस है। मतलब कोई और क्वेश्चंस हैं? क्योंकि मैं थोड़ी देर में लीव कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं तो बता दें। असाइनमेंट सिंपल था, इसलिए मैंने असाइनमेंट को ज़्यादा इतनी वैल्यू नहीं दी, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ एक फंक्शन लगाना है, सही है, जिसमें आप वैल्यू ट्रांसफर कर रहे होंगे। आपसे वहाँ पे कैलकुलेशन है कि उस इथर की बेस पे आपने डिवाइड करके वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पे इतने उसने इथर ट्रांसफर किए हैं, तो उस पे उसके टोकन्स इतने बनते हैं और आप उसको ट्रांसफर कर देंगे टोकन से। ये ट्रांसफर वाले पूरा एक फंक्शनैलिटी है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और जो रेट है, आप जिससे रेट से आप वैल्यू डिवाइड कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे, तो वो आप रेट को आप सेट कर सकते हैं, फंक्शन बना लें, सही है, जहाँ पे आप उस रेट को सेट कर सकें, सिंपल। तो ये तो इतनी ज़्यादा सर कुछ बाकी है नहीं असाइनमेंट तो उसमें। होगी थी, बट वो फॉल बैक जो है दूसरे कंट्रैक्ट से कॉल नहीं हो रहा था, वो मैं आपसे कोड शेयर करूंगा, काइंडली उससे चेक कर लीजिएगा। सही है, क्लास ग्रुप पे भी शेयर कर देगा तो और लर्निंग हो जाएगी सबकी, सही है। तो इतना ज़्यादा हार्ड असाइनमेंट नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, सही है, तो वो आप देख लें। वैसे सर डिस्कशन एक करनी। हाँ बोले। जी एक क्वेश्चन है जो जब हम ये टोटल सप्लाई या उसकी देते हैं तो वहाँ पे अक्सर ये डिस्कशन डेसिमल, जिस तरह अभी यहाँ पे भी डेसिमल्स आए, तो इसका रोल, यानी मैं इसको अगर यूं सोच रहा था कि मैं अगर टोटल सप्लाई को फॉर एग्जांपल 1 मिलियन या 1 बिलियन कर देता हूँ, तो यानी वो वही बात है जो हम डेसिमल से कर रहे हैं, और अगर उसके बजाय मैं सिर्फ बिलियंस में लिख दूं, यानी उतने जीरोस खुद से लगा दूं, वो एक ही बात है? या वो डेसिमल का कोई एक क्या कहना चाहिए, वेरिएबल हमें देखिए वो लेना डेसिमल होता क्या है? है, एज ए एक्सपोनेंट के तौर पे जा रहे हैं, सही है। आपकी जो ठीक है, ठीक है। वैल्यू, सपोज करते हैं आपके पास 100 रुपए, सही है, हम्म 100 रुपए तो हैं आपके पास, लेकिन 100 रुपए में कितने ज्यादा पैसे मौजूद हैं, अगर आप डॉट लगा के जीरो पे आए, सही है, तो हम्म कहीं ज्यादा बन जाते हैं, सही है। तो वो डेसिमल एज ए एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को आप होल वैल्यू से आप कंपेयर कर रहे हैं, सही। तो ये बोथ आर डिफरेंट। नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन इसका रोल असाइनमेंट में कहाँ और किस तरह है, मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ, डेसिमल का स्पेसिफिकली। असाइनमेंट में रूल यानी कोड में हम इसे किस तरह यूज करेंगे, या कहाँ, या टोटल सप्लाई बताते हुए यूज करेंगे, या कहाँ जब आएगा? आप टोटल सप्लाई बता रहे हैं, हाँ, तब आप यूज कर सकते हैं, सही है। अब आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरीके से लेके चलना है, क्योंकि डेसिमल बेसिकली आपने क्या करना है, वहाँ पे डेसिमल्स आपके पास होने इसलिए क्योंकि आपकी कोई भी करेंसी होती है तो उसके आपको बताना होता है कि ये इतनी डाउन वैल्यू तक जा सकती है, सही है। जैसे हम्म इथर है, उसके आपके 18 डेसिमल्स हैं, सही। तो हम्म अगर आप उसकी असाइनमेंट में बात करते हैं तो आप चाहें तो 12 डेसिमल सकते हैं, सही। तो आपको 12 डेसिमल के हिसाब से उसकी फिर कैलकुलेशन देखनी होगी, सही है। तो आप पे सही। डिपेंड करता है, सही। कुछ हमने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी डिप्लॉय किए जिनमें 5 डेसिमल से 6 डेसिमल से, ठीक। तो आप पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल। राइट। उसके हिसाब से फिर आपको कैलकुलेशन करनी होगी। और फिर उसके अगर आपने डेसिमल्स अलग रखे हैं, 18 नहीं रखे, सपोज करते हैं आपने डेसिमल चेंज रखे हैं, तो आपने फिर जो वेब 3 पे अगर हम आगे काम करेंगे, सही है, तो उसमें वहां पे भी हमें उसको अलग तरीके से हैंडल करना होगा, क्योंकि हमें पता होगा इसमें इतने डेसिमल्स हैं, तो इसकी कैलकुलेशन इस हिसाब से होगी, इतने डेसिमल्स के हिसाब से होगी। हम फिर उसको इथर के हिसाब डेसिमल्स के हिसाब से नहीं कर सकेंगे, सही है। वो हम्म आपकी कैलकुलेशन को अफेक्ट करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू। अच्छा, अगर आप लोगों सर को मेरा डिस्कशन क्वेश्चन है। कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि मैं थोड़ी देर में लीव कर रहा हूँ, 2-3 मिनट में, ठीक है, तो मैं इसको ऑन रख दूँ, क्लास को ऑन रहने दूंगा, तो आप लोग डिस्कशन कर लेगा, या फिर मैं आप बोलें तो मैं इसको एंड कर दूंगा। क्योंकि मुझे सर थोड़ा। मेरा एक क्वेश्चन था हाँ डेसिमल्स के बोले। हवाले से। सर यूनिट प्राइस निकाली थी तो वो आ गई, क्योंकि हम वेई में कह रहे हैं तो वो वैसे 18 था, तो अगर हमने 100 और 1 का रेशो रखा है तो वो हो गया 16 डेसिमल प्लेसेस तक।
अगर अब डिवाइड होता है किसी छोटी वैल्यू से तो हमारे पास आते हैं 0 पॉइंट समथिंग। अगर गिवन अमाउंट जो है गिवन अमाउंट से मैं डिवाइड कर रही हूँ ये प्राइस, ठीक है, गिवन अमाउंट अगर छोटा होता है तो वो आता है डेसिमल में, तो हमारे पास वैल्यू तो बेसिकली 0 आई। अच्छा फर्स्ट करें कि अगर बड़ी भी आती है, ठीक है, बड़ा बड़ा अमाउंट भी है लेकिन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 100 नहीं है, तो वो जो 0.0 समथिंग जो भी आएगा वो तो ईथर्स फिर हमारे वेस्ट होंगे, मतलब उसको मतलब इन अच्छा, एक डेसिमल्स को समझने की कैसे बात हैंडल ये करें। है, समझने की बात ये है कि एक बात याद रखिएगा कि इथीरियम कभी भी डेसिमल्स को हैंडल नहीं करता। जी वही तो वो मैं पूछना चाह रही सही हूँ है, कि आप फिर जीरो वो नहीं जो रखेंगे, आप वन। देखें आप क्या करेंगे, आप एक्सपोनेंट कम कर देंगे। सही है, आप सही है। तो होता ये है कि आपके पास सपोज करते हैं कि कुछ हमसे अभी एक गलती हुई थी, हम एक डेप बना रहे थे, तो उसमें एक हमारा पार्टनर साथ काम करता, उसने गलती ये की कि वो वैल्यू जो थी उसको मल्टीप्लाई करवाना भूल गया डेसिमल्स के लिए। वो वैल्यू गई ब्लॉकचेन में 0। ब्लॉकचेन से सपोज किया कि उसने बोल दिया कि भाई ये नहीं हो सकती, ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, ये नंबर गलत है। सही है वो। तो इसलिए फिर आपको हैंडल करना पड़ता है। अगर आप इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अभी हैंडल कर रहे हैं तो आपको 0 नहीं रख सकती आप। आपने हाँ 1 के साथ आपने डेसिमल्स कम कर, एक्सपोनेंट कम कर देंगे उसको वैल्यू डिक्रीज करने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं जा सकता। सर वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अब अमाउंट रिटर्न हो रही है ना, आपके पास एक्स्ट्रा बची हुई है, ठीक है, एक तो ये मैंने तो फिलहाल ये किया है कि मैंने जो इसकी परसेंट मॉड्यूलस का जो साइन होता है वो लगा के रिक्वायरमेंट में एक रिक्वायर की एक स्टेटमेंट लगा दी जिसमें हमने ले ही नहीं सकते, अगर 0 आ रहा है तो ले सकते हैं, मॉड्यूलस 0 आ रहा है, मॉड्यूलस का आंसर तो 0 0 आ रहा है, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल है तो आएगी वैल्यू, अदरवाइज वो फंक्शन चला ही नहीं रहा। अभी तो मैंने इसको ऐसे हैंडल किया। लेकिन ये कि अगर फर्ज करें कि अगर मैं वो रिक्वायर की स्टेटमेंट हटा लेती हूँ तो फिर हमारे पास जरूर 0.00 आ रहा है जो कि वेस्ट होगा, जो कि दिखाएगा ही 0 या 2 या होल पॉइंट नंबर में जो भी नहीं होगा वो जाएगी वैल्यू, दिखाएगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखें, हाँ मैं नोट पैड खोल के बता रहा हूँ। सही है, तो वैल्यू आपकी अगर आपने लोएस्ट उसमें जा रही ना, इथीरियम इसको ऐसे नहीं देखेगा। सही है, हाँ एक मिनट। तो आपने वैल्यू भेजनी है इस तरीके से, आपने डेसिमल्स कम कर दिए उसके, सिंपल। सपोज करते हैं ये ये तो पता नहीं है कितना डेसिमल, सर, एक ये तो है सेकंड। वेई में, ठीक है ना, अगर मैंने इसको डिवाइड करवाया एक छोटे नंबर से, छोटा नंबर मैं ले रही हूँ इनपुट किसी से, मतलब यूजर से, उसकी तो मर्जी वो कुछ भी लिख देगा, या तो मैं रिस्ट्रिक्ट करूँ उसको कि भाई आपको इतने आप डेसिमल। छोटा नंबर लें, आप उसे मल्टीप्लाई करवा देना, उसमें डेसिमल्स ऐड कर दें, सिंपल। भले वो 1 लिख रहा है, सही है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, आप हैंडल कर लें उससे। या फिर आप रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, हाँ भाई ये वैल्यू इसमें एंटर करें, क्योंकि फिर आपने वो जो हैंडलिंग होती है ना इस टाइप की, वो वेब 3 पे हैंडलिंग हो रही होती है। सही है, तो आप फिलहाल तो मैंने रिस्ट्रिक्शन रख दिया रिक्वायर की। हाँ सही है, तो वहां पे ही हम उसको हैंडल कर लेते हैं कि भाई इसमें इस तरीके से 0.1 नहीं जा सकता। सपोज हम उसको मल्टीप्लाई करके ही भेजेंगे 10 18 या 10 17 से, ताकि वो वैल्यू जो जाए कुछ इस टाइप में जाए, नंबर्स में जाए। सही है, तो 0 में डेसिमल्स में नहीं जाए, इस तरीके से नहीं जाए। सही तो है। सर मेरा ख्याल है जो क्वेश्चन यहाँ है ना वो शायद ये कि फॉर एग्जांपल आपका टोकन है, उसकी वैल्यू है 0.9 ईथर इस वक्त, ठीक है, जो जो मार्केट में चल रही है एक वैल्यू। अगर कोई 1 ईथर सेंड करता है तो हम उसको यानी अब अगर या वो 1 टोकन लेना चाह रहा है तो ऑब्वियसली, और 1 ईथर सेंड कर देता है तो उसका वो 0.1 ईथर तो वेस्ट होगा, शायद कुछ ऐसी सी बात है कि वो वेस्ट, एक जी छोटी एग्जैक्टली मैं अमाउंट यही वेस्टेज होगी। अच्छा, यहाँ पे एक जो चीज आती है, अभी क्योंकि हम सिंपल पे हैं, तो यहाँ पे एक चीज आती है टोकनॉमिक्स। सही है, हम्म। टोकनॉमिक्स का थोड़ा सा पढ़ लेगा, उसमें ये सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी प्री डिफाइंड हुई थी, हमने सोच के रखा होता है कि इसकी प्राइस इतनी होगी तब जाके इस तरीके से आए। सही है, तो हम जब टोकनॉमिक्स बना रहे होते हैं किसी भी टोकन की, तो उसमें हम ये सब चीजें सिनेरियो सोच लेते हैं कि अभी ऐसे अगर कुछ ये वैल्यू भेजेगा तब क्या होगा, अगर ऐसे वैल्यू भेजेगा तब क्या होगा। सही है, और जरूरी नहीं है कि आप 1 टोकन समझिए तो कि 1 टोकन जाएगा, 0.5 टोकन भी जा सकता है। सही है, जैसे अगर मैं सपोज करता हूँ मेरे पास अभी कोई वेबसाइट। नहीं, लेकिन मैं अगर समझा सकूं तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक छोटी सी अमाउंट इतनी रह जाती है कि जिससे कोई लोएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ द टोकन भी नहीं आ सकती, मिसाल के तौर पे, तो क्या हम वो उसे भेजने वाले को वापस कर दें या ट्रांजैक्शन को ही रिवर्ट मैं कर बता देंगे रहा हूँ जी ना आपकी आपको, एक ट्रांजैक्शन सेकंड नहीं हो देगा सकी? मुझे, मुझे 1 मिनट लेकिन देगा, मैं सवाल आपको ये पैदा होता है कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगी ना, तो हम कैसे उसको वापस करेंगे। मैं वही आपको दिखा रहा हूँ चीज। ये वेबसाइट भी डाउन हो गई, एक सेकंड। मुझे 1 मिनट देगा, मैं आपको ये दिखा देता हूँ।
तो थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा। ये भी नहीं हो रहा, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है, सही है। अब यहाँ पे क्या है, ये इसके पीछे बाय वाला ही लगा हुआ है, टोकन्स बाय कर रहा है, सही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पॉइंट में भी अगर भेजेंगे ना वैल्यू, सही है, तो वो हैंडल हो जाएगी, सही है। यही आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो हम हैंडल कर लेते हैं उसको मल्टीप्लिकेशन के जरिए। और कोई भी आपके पास ऐसा नहीं होता कि वैल्यू आपके पास नहीं आएगी या वैल्यू आप चेंज हो जाएगा कुछ कि भाई मुझे रिटर्न करना है, वो रिटर्न नहीं होगा, वो डेसिमल्स में ही उस टोकन के डेसिमल्स के साथ सेट हो जाएगा, सही है। सर सपोज करते हैं कोई ऐसी कोई आती है तो 0.5 है, तो 0.5 कुछ आपके पास इथीरियम रिमेनिंग है उसके, तो वैसा नहीं होगा, आप ट्रांसफर करते हैं वो 0.532 ऐसी कुछ कहीं कुछ वैल्यू आ जाएगी और उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा उस टोकन का। सर जो आप मेरी मल्टीप्लिकेशन का मेथड कह रहे हैं तो वो ये हमने देखें, पहले ये रहा सर 0.31, सही है। तो इसमें क्या हुआ है, तो ये डेसिमल्स में उस टोकन जैसे 527 रेडिट कॉइन ट्रांसफर होंगे, उस डेसिमल्स में कितने होंगे 31, सही है। तो ऐसा नहीं होने वाला कि उसके बाद होल वैल्यू ट्रांसफर होगी, उसके पास जो टोकन्स होंगे वो डेसिमल्स में भी ट्रांसफर होंगे। यू गेट माय पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि सॉलिडिटी के अंदर डेसिमल्स के बाद वो अपना स्टोर कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता? वो ट्रांजैक्शन के लॉग में आपके पास सेव हो रहा होगा, आपके इवेंट जो हैं, सही है, वहां पे आपके पास आ रहा होगा। आपके पास और कोई स्टोरेज वहां पे नहीं है कि थर्ड पार्टी स्टोरेज यूज कर रहे हैं, सही है। नहीं यानी मुदस्सर, मैं जो समझाऊं कि अगर हमने ये अमाउंट भेज दी और आपने भेज दी, तो इसके इसके बदले आपको 527.31 कॉइन्स मिल गए, ठीक है। अब ये मैपिंग में कहीं स्टोर होनी चाहिए, यहाँ के कहीं किसी भी जगह पे। अब हम ये कहते हैं कि मैपिंग में तो वहां पे वो होता नहीं है, तो हम इसको 5273100 करके कुछ इस तरह स्टोर कर लेंगे, यानी जो भी देखिए हमारा यूएन लॉजिक वहां पे होगा। मौजूद है, यूएन 256 मौजूद है, जिसमें आप लार्ज नंबर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो वो जो वैल्यू जा रही है इसके आगे पता नहीं कितने जीरोस होंगे, सही है। ये जो 3.31 है, इसके आगे पता नहीं कितने और नंबर्स होंगे जो मेरे पास अभी नहीं देख रहे, हम्म। सही है। वो पूरी अमाउंट मैपिंग में सेव हो रही होगी। अभी जो हमने बैलेंस वाली मैपिंग पढ़ी थी, सही है, उसमें क्या था कि एड्रेस था, उसके एड्रेस की था, उसकी वैल्यू थी, उसके बाद वैल्यू क्या थी, यूएन था, मतलब वो बैलेंस था, सही है। तो वो बैलेंस में ही स्टोर हो रहा होगा, बिल्कुल। सर तो इसका मतलब है मेरी परसेप्शन गलत है कि डेसिमल्स में पॉइंट वैल्यूज स्टोर नहीं होती आगे। हाँ, वो आप गलत बोल रही हैं, सही है। तो ये आपके पास इस तरीके से वैल्यू चली आ रही है क्योंकि वो डेसिमल्स लगे हुए ना, हम डेसिमल्स यूज इसलिए कर ले ताकि वो मिनिमल वैल्यू एक्सेप्ट कर सके। हम एक्सपोनेंट यूज करें उसको, एज ए एक्सपोनेंट के तौर पे सोचें, हाँ, वो एक्सपोनेंट है, सही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अगर ये रेडिट के भी 18 डेसिमल्स हैं तो ये 52731 और फिर 16 जीरोस इसमें ऐड हो जाएंगे मैपिंग 16 में जीरोस जाके। होंगे या फिर 16 नंबर्स होंगे, हो सकता है, जरूरी नहीं है जीरोस हो। आगे 3 हाँ, 1 2 5 6 8 9 चल रहा हो और कोई वो जो नंबर, मुझे बिल्कुल नहीं पता और अभी। लास्ट नंबर जो लास्ट नंबर आएगा फर्स्ट करें पॉइंट, मतलब वो 333 करके चल रहा है, तो 16 जीरो के बाद जो 3 होंगे वो मतलब 16 3 आने के बाद जो 17th 3 बन रहा होगा वहां पे वो रोक देगा उसको, बस यस 16 थर्ड 3 ले लेगा वो। यस, सही है। मैं लीव कर रहा हूँ अभी, सर सही है, मेरा आप एक लोग। क्वेश्चन है। मेरी मीटिंग है, 2 मिनट प्लीज बस। हाँ, सही है, बोले। सर ये फॉर एग्जाम्पल हमने डेसिमल की वैल्यू यानी 16 रखी हुई है, तो हम जो टोकन सेंड करेंगे यानी उसका ये मतलब होगा कि इस टोकन की 10 की पावर 16 डिफरेंट वो है, यानी इसमें वो डिवाइडेड हो सकता है। यस, वो डिवाइड बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो डेसिमल्स बेसिकली ये है कि मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ यार आपको, एक सेकंड रुके हैं। हाँ हाँ, कहाँ गई? एक मिनट देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आ जाएगा आप लोगों के कि मैं क्या क्या आ रहा हूँ। हम्म, बड़ा बड़ा नहीं देखो ना।
अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इथीरियम का जो अमाउंट जो यूजर इनपुट कर रहा है इस मॉडल पे, सही है, उसको मैं क्या करता हूँ, या बंद ही हो गया तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको हैंडल कर रहा हूँ कि वो 0 पॉइंट कुछ भी भेज रहा है, मैं उस अमाउंट को 17 से मल्टीप्लाई, मतलब उसका जो 18 एक्सपोनेंट है उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर मैं उसको वेब3 में मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। सही है, तो कुछ ये मैं बोल रहा था कि वो आप वेब3 पे हैंडल कर लेंगे। अगर आप वेब3 पे हैंडल नहीं कर रहे तो फिर आपको वहाँ पे क्या नाम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हैंडल करना होगा इसे। लेकिन सपोज करते हैं आपने कोई ऐसा फंक्शन रखा है कि आप डेसिमल चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे फिर क्या करेंगे, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन अभी यही है कि हम इसको हैंडल कर लेते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि ओ सॉरी, वेब3 में फ्रंट एंड पे हम हैंडल कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि जितनी भी अब एप्लीकेशन बन रही है वो सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देख के नहीं बन रही, वो सारी बन रही है आपकी, इसमें आपके लेयर्स आ जाती हैं, आपके पास एक वेब3 की लेयर आ गई, आप फ्रंट एंड पे किसी से हैंडल कर रहे हैं वैल्यूज को। सही है, ताकि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकें। अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही अपनी सारी फंक्शनैलिटी रखेंगे, पहले रखते थे लोग, लेकिन अब हाइब्रिड सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सही है, जैसे आप अगर सपोज करते हैं अभी हम ERC 721 पढ़ेंगे, सही है, तो उसमें क्या है, आपको एक मेटा URL ट्रांसफर करना होगा जो कि टोकन की आइडेंटिटी बता रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक पेंटिंग को आपने एक NFT बनाना है, सही है, NFT क्या ERC 721, उसमें आप पेंटिंग का नेम बताएंगे, ऑनर बताएंगे, उसकी प्राइस बताएंगे, XYZ जो मेटा डाटा है वो बताएंगे। अब वो पूरा मेटा डाटा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेव नहीं कर सकते, वो कॉस्टली है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप API बनाएंगे। सही है, अभी जैसे अभी मैं एक मार्केट प्लेस पे काम कर रहा हूँ, सही है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नोड पे उसकी नोड पे APIs बना रहा हूँ, और वो जो APIs का डाटा सेव होगा वो SQL पे सेव कर रहा हूँ। सही है, तो मेरे पास इस तरीके से SQL पे डाटा सेव हो रहा है यहाँ पे। सही है, और जो इसकी APIs मैं बना रहा हूँ वो नोड पे बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्टिमाइज कर सकूँ। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से, अगर आपने अभी जो असाइनमेंट से आपने अगर आप सोचें तो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन आपको अगर आगे वास्ट लेवल पे सोचना है कि हाँ भाई आगे जो हम काम करेंगे वो आपने फिर सॉल्यूशन पे सोचना होगा कि मैं इसको और बेहतर किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। हाँ सही है, मैं लीव कर रहा हूँ, अब थोड़ी मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। मीटिंग एंड कर दूं या मैं इसको कंटिन्यू रहने दूं, आप लोग डिस्कशन कर लें फिर। मैं ख्याल में आप छोड़ दें, स्टूडेंट्स आपस में अगर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर लेंगे। फिर जी इसको एक दो बंद कंसर्न कैसे हैं वो करेंगे, चलें पूछ लेंगे। फिर बंद कैसे करेंगे इसको, या सिर्फ हम लोग सब? ये मैं जैसे ही मैं 30 या 40 मिनट्स में फ्री हूँ मैं देख लूंगा, फिर मैं बंद कर दूंगा। सही, जब आप लोग लीव करना चाहे तो लीव कर देगा करके। सही है, चलो ठीक, थैंक यू। थैंक यू मुदस्सिर साहब। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, ये जो अभी लास्ट डिस्कशन चल रही थी डेसिमल्स की, इसके हवाले से। जी शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूँ तो प्लीज। जी मंसूर साहब, ऐसे है कि देखें, मतलब मुझे हमें इस डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ रही है, मतलब जो जिस तरह मैंने किया है, मैंने लेट्स सपोज टोटल सप्लाई डिफाइन कर दी, 1000 टोकन है मेरे पास, तो एक आदमी कोई भी मुझे एक इथर ट्रांसफर करता है तो उसके अगेंस्ट में उसे जो अमाउंट उसने ट्रांसफर किया मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ और उसे 100 टोकन दे देता हूँ। और अगर कोई दूसरा आदमी आता है वो 2 इथर ट्रांसफर करता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 टोकन उसे दे देता हूँ। ये डिवीजन कैसे कर रहे हैं हम, मैंने तो इस तरह से कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अगर मैं इसमें कोशिश करता हूँ आपको अपना कोड शेयर करने की, दिखाने की कि मैंने इसको किस तरह हैंडल किया है, और इसको फिर मैंने मतलब इसको रन करके भी टेस्ट कर लिया था कि ये सही रिजल्ट्स दे रहा है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। रहमत साहब, आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त मदद चाहिए होगी इसमें, इसको फाइन ट्यून करने में। नहीं नहीं सर, आप माशाल्लाह असाइनमेंट जमा भी करा चुके हैं। मैं तो अभी पहले गियर में ही चल रहा हूँ। वो मैं 4 दिन तक जो है ना, 4-5 जब से असाइनमेंट अपलोड हुआ था ना, जब से वो दिमाग जो है ना उसमें प्रोसेसर जो है ना उसमें काम कर रहा था। बस कल वो अचानक वो समझ लें कि आमद होती है ना, वो आमद हो गई कल। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चले अच्छा हुआ माशाल्लाह। अच्छा जनाब, ये स्क्रीन आ गई मेरी? जी एक मिनट। अच्छा, ये मैंने क्या किया, एक तो वो जो ERC20 के पूरे अपने फंक्शंस हैं जो शुरू से लेकर वो तो सारे मैंने वैसे ही रहने दिए, और मैंने सर थोड़ी जूम कर दें प्लीज। यहाँ ओके ओके थोड़ा सा जूम कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर ये
ये देखिए ये लाइन जो है ना 432 पे मैंने ये 433 से 460 के दरमियान जो एडिशनल फंक्शनैलिटी है ये मैंने ऐड की है इसके अंदर, इस ERC20 टोकन के अंदर। ये टोकन की प्राइस इसमें यहाँ से जो है ना वो 0.1 यानी 0.1 इथर के बराबर जो है ना लाने के लिए इसको 16 डेसिमल तक लेके गया टोकन प्राइस को। और फिर टोकन प्राइस जो है ये जब प्राइस व्यू करते हैं तो ये इसको वी के इक्विवेलेंट शो करता है उसके अंदर। और ये सेट प्राइस में जाते हैं तो ये टोकन प्राइस, ये न्यू प्राइस हम देते हैं इसको, तो ये न्यू प्राइस सेट कर देता है। और यहाँ पे जो अब आ गई उसकी कि हम किस तरह इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ईथर के अंदर। तो एक तो ये रिक्वायर की स्टेटमेंट लगा दी कि भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरा ये इन्वेस्टमेंट के वेरिएबल के अंदर इसको सेव कर लिया मैसेज डॉट वैल्यू को। फिर टोकन क्वांटिटी जो है वो डिटरमिन की बैकवर्ड कैलकुलेट किया है। पहले मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर रहा था तो ये सारी मुश्किलात हो रही थी, और मेरे ख्याल में हम सब के साथ यही हो रहा होगा कि हम फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मुश्किल पेश आ रही है। मैंने बैकवर्ड कैलकुलेशन की है कि मैंने क्वांटिटी निकाली है कि इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया है टोकन प्राइस से, तो वो टोकन क्वांटिटी जो है वो ड्राइव हो गई है। अब वो टोकन क्वांटिटी जो है वो फिर उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया 18 डेसिमल से, और उसको सेव करा दिया जो उसकी जो मैपिंग है इसके अंदर, जो जहाँ बैलेंसेस मेंटेन हो रहे हैं ERC20 के, उसमें जो टोकन ओनर के अंदर माइनस कर दिया इसको, और जो मैसेज डॉट सेंडर है जो बायर है उसके पास उसको ऐड करा दिया है, और ये मैसेज है। तो मैं आपको ये रन करके भी दिखा देता हूँ। सुबह यहाँ पे एक सवाल अगर चाहें तो मैं आपको इंटरप्ट प्लीज। ये देखें बाय टोकन का पेबल का फंक्शन बना हुआ है, उसके नीचे रिसीव का भी बना हुआ है, ऐसा ही है जिसके अंदर ये बाय फॉल बैक, कॉल किया ये हुआ फॉल है। बैक है, ये फॉल बैक है, और ये इसी का रेफरेंस मुदस्सिर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर ये बाय टोकन जो है ना ये बिल्कुल यहाँ कॉल पे हो रहा है इसके अंदर, मगर जो भी बाय करेगा वो उस फंक्शन को कॉल करेगा, बाय टोकन जो पेबल को कॉल करेगा ना, फॉल बैक को कॉल नहीं करेगा कोई भी। बिल्कुल सही है। तो उसको जब कॉल कर लिया बाय टोकन को तो वो तो कॉल हो गया ना फंक्शन, तो दोबारा उसको हम फॉल बैक के अंदर कॉल कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने हमें सिर्फ सिखाने के लिए कहा है कि आप एक फॉल बैक फंक्शन किस तरह ऐड करें, और उसके अंदर आप जिस फंक्शन के ऊपर फॉल बैक लगाना चाह रहे हैं वो फॉल बैक आप कहाँ ऐड करेंगे। तो वो बेसिकली ये है, अगर ये बाय टोकन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो फिर ये फॉल बैक काम करेगा। अब यहाँ पे इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। यानी बेसिकली इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वो रिक्वायर की स्टेटमेंट चल रही है और फंक्शन भी अवेलेबल है, दोनों चीजें अवेलेबल है, ठीक है ना। नहीं, लेकिन अच्छा, यहाँ एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि जैसा हमने देखा कि अगर वो बाय टोकन को ही कॉल करता है थ्रू ABI एंड कोड, लेकिन वो बाय टोकन का फॉर एग्जांपल टी को स्मॉल कर देता है। हाँ, अब exactly, सही कर अब यहाँ पे वो मेथड कॉल तो होगी क्योंकि एड्रेस तो इस कॉन्ट्रैक्ट का उसके पास है, वो यहाँ तक आएगा, उसे बाय टोकन विद स्मॉल टी नहीं मिलेगा। जब उसे बिल्कुल नहीं सही। मिलेगा और साथ उसने कोई वैल्यू ईथर ट्रांसफर की हुई है और वो टोकन को बाय करना चाह रहा है, तो हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक, अच्छा वो कोई और काम भी हो सकता है कि वो करना चाह रहा हो, बाय टोकन ना करना चाह रहा हो, लेकिन हमने अपने फॉल बैक के अंदर एक डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी रखती है कि अगर वहां पे कोई वैल्यू हमें मिलती है और वो फॉल बैक तक आ जाती है कॉल, विच मीन्स कि उसे वो वाला मेथड नहीं मिला, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि जितने ईथर उसने हमें ट्रांसफर किए हैं उतने ईथर्स के वो टोकन्स बाय करना चाह रहा है। तो हम बजाय इसके कि उसको एरर मैसेज वापस भेज दें, तो हम उसको टोकन बाय का मेथड इंटरनली कॉल कर देंगे और उसको उतने टोकन्स मिल जाएंगे। ग्रेट, ये जबरदस्त जबरदस्त। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी इसके अंदर। देखिए आपने ऊपर जो ये यूनिट प्राइस सेट किया उसके अंदर आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं एक्सपोनेंट्स के अंदर, जब ये आपने 16 किए इंस्टेड ऑफ 18, उसके बाद आपने टोकन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई क्यों किया है 1 एक्सपोनेंट 18 से जो गिव किया है? देखें बेसिकली अब आप जरा सा एक मिनट समझे,
ये प्राइस जब उसमें दी है डेसिमल्स के साथ, तो जिस वक्त ये क्वांटिटी निकलेगी तो क्वांटिटी आएगी जैसे 100 टोकन्स या 200 टोकन्स, इस तरह क्वांटिटी आएगी। लेकिन जब हम इसको सेव करवाने जाएंगे तो वो, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइड, ये सारे जीरोस खत्म हो जाएंगे, जो एडिशनल जो डेसिमल प्लेसेस वाले जितने जीरो थे यहाँ खत्म हो जाएंगे। तो अब उनको जब हमने मैपिंग के अंदर सेव करवाना है तो वापस हमें डेसिमल्स जो है ना वो ऐड करने हैं इक्वलेंट टू ईथर। तो ये इसलिए हमें जो है ना इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाना है। ये मैं तो आपको मसू अभी भाई, डिप्लॉय कर, जी एक गलती है आपके इस मैं पता नहीं, मैं अरे मेरी नजर में फैंटास्टिक हो, फैंटास्टिक, बिस्मिल्लाह रिसीव बिस्मिल्लाह। के अंदर हम लॉजिक नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको फॉल बैक का फंक्शन रखना होगा। रिसीव सिर्फ रिसीव करता है, उसके अंदर कोई लॉजिक अंदर नहीं होती। चलें चलें, अगर प्लीज मुझे नहीं, कोड भेज अगर ऐसा दीजिएगा। होता तो इसने यहाँ पे एरर नहीं दे देना था। नहीं, क्योंकि एक्चुअली टाइम पे ये भी एक 2300 मेथड है। देखें, ये भी एक मेथड है जिसके अंदर आप फॉल बैक के अंदर आप अपना जो फंक्शन है वो डिफाइन कर सकते हैं। ये भी अच्छा, एक मेथड है, ये भी एक तरीकेकार है, बिल्कुल। चल कई एक कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देगा, वो कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देगा, यानी वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपने इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। जैसे मंसूब भाई कह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली इट्स जस्ट लाइक अ मेथड, ठीक है, स्पेशल टाइप का एक मेथड है, उसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन रन टाइम पे जिस वक्त कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस वक्त एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये गैस लिमिट को एक्सीड करेगा तो आपकी ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो जाएगी, आप वापस उस स्टेट में चली जाएगी, वो काम हो नहीं पाएगा। तो अगर आप कोई बहुत छोटा काम करते हैं कि जो 2300 गैस यूनिट्स के अंदर हो जाए तो यू आर फ्री टू डू दैट। लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो जाएगी और आपका लॉजिक पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा और ऑब्वियसली गैस भी कंज्यूम हो जाएगी। फैंटास्टिक हेलो, फैंटास्टिक। मेरी आवाज आ रही है? मैं आगे हेलो चलूँ जी इसको जी जी डिप्लॉय बताइए। करके? नहीं, आसिफ बात करो, मेरी आवाज आ रही है? जी आसिफ बताइए। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह देख रहा हूँ कि जो जो आपने रिसीव का जो फंक्शन लगाया है, ये मेरे दोस्त कह रहे हैं कि ये मैंने उस थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिएगा, स्क्रॉल अप कीजिएगा इसको, हाँ यहाँ पे रोकिएगा। आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो रिसीव का ये फंक्शन लगाया है ये बाय टोकन के बाद लगाया है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये रिसीव का फंक्शन आप किसी भी जगह रख लें कॉन्ट्रैक्ट में, ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है। रिसीव का फंक्शन जो है ये अपनी एक फंक्शन है जिसमें फंक्शन हाँ, लिखना जरूरी नहीं है। बेसिकली नहीं, मैंने आपको ये एक चीज शुरू में बताई कि ERC टोकन के जो भी अपने स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं वो मैंने अलग रखे हैं, और जो हमारी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है वो फंक्शंस मैंने एक जगह पे इस रेंज में मैंने रख दिए हैं, बस ये ताकि आइडेंटिफाइड रहे कि ये इस असाइनमेंट, पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए ये फंक्शन बनाना है। रीडेबिलिटी बेहतर की है, बाकी मेरा नहीं ख्याल, शायद वो ऐसा किसी ने मेरे ख्याल में नहीं कहा कि ये नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए। वो तो कहीं भी हो, कहीं भी हो, इट्स ओनली फॉर रीडेबिलिटी। रिसीव फंक्शन में किसी लॉजिक की जरूरत है ही नहीं ना, यानी कि रिसीव के साथ फंक्शन लिखना भी जरूरी नहीं है, इसीलिए ठीक है, वो कोई इशू नहीं। नहीं, अगर रिसीव के अंदर हम कोई मेथड कॉल करना चाह रहे हैं तो वो ऐसे ही करेंगे ना जैसे अभी किया हुआ है। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। एक थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर है, शायद मेरे भाई यही कह रहे हैं कि रिसीव जो था, जो सर एक दफा बता रहे थे कि वैल्यू ट्रांसफर के लिए होता है, उसमें डाटा नहीं ट्रांसफर होता, क्या ये वो बात है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो जी बताइए आसिफ। ये रिसीव फंक्शन है, ये अपनी अलग से एक हैसियत रखता है, ठीक है ना? ठीक है। जैसे ऊपर चले जाए तो ये इसमें हमारे पास 10 कॉन्ट्रैक्ट हैं, हमारे पास 10, जिसमें 10 ईथर के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं। वो जब उसको ईथर भेजना चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो इस रिसीव फंक्शन के थ्रू ही वो ईथर भेज सकते हैं। अगर ये रिसीव फंक्शन इसमें से हम डिलीट कर दें तो दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इसमें ईथर भेज ही नहीं पाएंगे। मतलब नहीं, बाय टोकन के जरिए भेज पाएंगे। ईथर जो आ रहा है ना, इसके पास ईथर जो हमारे पास ऊपर, जो अगर स्क्रॉल करें मेरे भाई, लेफ्ट हैंड वाला जो आप देखें, लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड वाला जो आपका है ना, ये क्या कहते हैं इसको, हाँ, इसके ऊपर चले जाएं, बिल्कुल ऊपर चले जाएं टॉप पे। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ है, देखिए यहाँ ERC ऊपर देखें, अकाउंट लिखा हुआ है, अकाउंट ऊपर अकाउंट लिखा हुआ है। अकाउंट को आप खोलें, इसको कितने ये सारे हैं, ये सारे जब इस कॉन्ट्रैक्ट को, प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट को ईथर भेजना चाहें तो इस रिसीव फंक्शन की ही वजह से उसको रिसीव कर सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप बाय टोकन की वजह से भी भेज सकते हैं। आसिफ देखो, बाय टोकन से वो ये रिसीव कर पेबल, सकते हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये फंक्शन
ईथर इसलिए रिसीव कर सकता है कि ये पेबल फंक्शन है, ठीक है। रिसीव फंक्शन की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, ये रिसीव भी फॉलबैक फंक्शन है, इसकी जरूरत नहीं थी। ये हाँ, अगर रिसीव हटा भी देंगे तो भी आ जाएंगे, तो इथर भी आ रिसीव हो जाएंगे, जाएंगे, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी पेएबल मेथड बना दिया है जिसके जिम्मे ये काम है कि वो वैल्यू को एक्सेप्ट कर सके वैल्यू और रिसीव, कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस को अकॉर्डिंगली अपडेट कर सके। अगर आप इसको आप रन कर लें चले अभी इसको एक मिनट जरा, हाँ इसको देख लेते हैं। ये देखें, अभी मैं आपको एक मिनट पहले एक टोकन का नेम आ गया, विजिबल है कुछ आपको? एक मिनट थोड़ा सा मैं कोशिश जी, करता हूँ। थोड़ा बहुत। ठीक है, ये हो गया बेहतर। जी जी। अच्छा, ये देखिए टोकन का नेम आ गया, ये इसका सिंबल आ गया, ये इसकी टोटल सप्लाई आ गई, और ये इसकी प्राइस आ गई, जो कि मैंने ये बेसिकली ये वाले जीरोस जो है ना, ये 16 जीरोस हैं, ये वाले, सॉरी ये 16 जीरोस है, ठीक है। ये प्राइस आ गई, ये इक्विवेलेंट टू दिस वी आ गई, और डेसिमल्स जो हमारा टोकन है उसके 18 है, और 16 में रखने की वजह से ये 1.01 ईथर के बराबर हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर हम यहाँ से इसको, सॉरी ये मैंने डिप्लॉय कहाँ से, डिप्लॉय मैंने फर्स्ट अकाउंट से किया ना, थर्ड अकाउंट से 5 ईथर के अगेंस्ट मैं इसको बाय करता हूँ। तो इसने क्या किया, इसने पहले उसको नंबर ऑफ टोकन्स में डिवाइड किया। ये देखें यहाँ पर आउटपुट देखें, तो ये 500 टोकन्स जो हैं वो मिलेंगे अगेंस्ट 5 ईथर, और ये मैसेज उसने दे दिया कि 500 MNC टोकन्स ट्रांसफर टू योर अकाउंट, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, और इसका, इस कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम बैलेंस अब देखना चाहें, सॉरी इस एड्रेस का, ये एड्रेस, तो बैलेंस ऑफ ये 500 टोकन जो है ना, ये यहाँ पर इसके अंदर आ गए, ठीक है। और जब ईथर आए हैं इसके अंदर, अच्छा प्राइस हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, सेट प्राइस, ये वो एड्रेस है जिससे मैंने डिप्लॉय नहीं किया है। अगर मैं इसकी प्राइस को फर्ज करें सेट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से और सस्ता खरीद लूँ, फर्ज करें, वैसे तो मैंने लगाया, होपफुली इसको चल जाना चाहिए, ठीक है। ये इसने मैसेज दे दिया, ओनली ओनर कैन कॉल दिस फंक्शन, सेट प्राइस का जो फंक्शन है। अब मैं इसको एड्रेस वापस उसी एड्रेस पर आता हूँ, इस एड्रेस पे जैसे मैंने इसको डिप्लॉय किया था, यहाँ पे आके मैं प्राइस जो है इसको थोड़ी सी, क्योंकि इस पर ट्रैक्शन आ गई है, तो मैं प्राइस थोड़ी सी बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं इसकी प्राइस को मैं बढ़ा के, ये कर देना चाहता हूँ। तो मैंने इसकी प्राइस चेंज की, ये प्राइस अपडेट हो गई, दोबारा प्राइस चेक कर लेते हैं। अब ये प्राइस चेंज होकर यहाँ पर आ गई, और इसको हम दूसरे एड्रेस से, इस एड्रेस से मजीद, पहले हमें 5 ईथर के अगेंस्ट 500 टोकन मिले थे, अब हम देखते हैं कि अब हमें कितने टोकन मिल रहे हैं। इसमें यहाँ पे मैसेज में जाकर हम देखते हैं, अब मिले 416 टोकन्स, ठीक, ये ट्रांसफर टू अकाउंट। इसका एड्रेस चेक कर, इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, 416, ये डेफिनेटली कोई इसके साथ डेसिमल फिगर्स में भी होगा, लेकिन जब क्योंकि मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करके इसको मैं इंटीजर्स में लेकर आया, तो इसके जितने भी डेसिमल प्लेसेस उस वक्त होंगे सब उसने उड़ा दिए, ठीक है। इसलिए इसको हमें Web3 पे के लेवल पर करना होगा, ताकि ये ऑनवर्ड, होपफुली ये 5556 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और
विड्रॉ करने की अगर हम कोशिश करें इस अकाउंट से तो ये भी इसने मैसेज दे दिया कि ये विड्रॉल भी नहीं हो सकता। और लास्ट हम मैसेज चेक कर लेते हैं, लास्ट हम फंक्शन चेक कर लेते हैं विड्रॉ इथर का। ये सक्सेसफुल हो गया है। इसके अंदर कितने इथर की जो ट्रांसफर हो गए हैं, 10 इथर्स इसमें ट्रांसफर हो गए ना। ये देखें इसका बैलेंस 120 हो गया। ठीक है जी, ये थी हमारी छोटा सा रिव्यू इसके ऊपर, कोड के ऊपर। और सर आपने ये एक चीज और ट्राई की है इससे रिसीव को कॉल करने की, एबीआई इन कोड के थ्रू? नहीं, मैंने हरगिज कोशिश नहीं की। मैंने यहाँ तक करके मैं शुक्र अदा किया कि यहाँ तक हो गया। नहीं, क्योंकि मैं वो ट्राई कर रहा था, वो एरर दे रहे हैं बार बार। लेकिन सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा बस, छोटी सी। ये जो आपने यूनिट प्राइस जो सिलेक्ट की है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इन 10 into 16 एक्सपोनेंट वाले मेथड से, जब हमें पता है कि हमने एक ईथर के अगेंस्ट 100 टोकन्स देने, तो हम इसे एक दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं। लाइक ये देखिए ये लॉजिक का इशू है, और हर प्रोग्रामर हर इंडिविजुअल अपनी लॉजिक यूज कर सकता है। और वो लॉजिक मतलब इसके अंदर सिंपल ये चीज है कि आपको अगर जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज में अगर वो आपको अलाउ करता है उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करना, तो आप उसको मुख्तलिफ तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। नहीं, मुझे ऐसे फील हो रहा था शायद जैसे मेरा कोड जो है वो गलत है या नहीं मंसूर भाई, मुझे इजाजत दें, मैं कोशिश करता हूँ ये जो अब्दुल बासित भाई को शायद मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ है कि ये क्या पूछ रहे हैं। मैं जो समझा हूँ ना, मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक्चुअली जो बासित साहब कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक है। ये एक्चुअली वर्क करेगा फिक्स्ड के लिए। अगर मैंने प्राइस चेंज करनी होगी तो फिर वो चेंज नहीं कर सकेंगे ना आप। ये मसला नहीं, मैंने प्राइस चेंज करके भी देखा है, मतलब मैंने अपने कोड में प्राइस आपको चेंज मैन्युअली करना नहीं, आपको कोड में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ना जब आप उसको नहीं, फंक्शन के साथ वो प्राइस चेंज कर रहा हूँ तो चेंज हो रही है। अच्छा, क्योंकि उसमें जो मतलब इन्होंने किया ना, उसमें ये कि आप उसको जैसे सेट करेंगे फिर आप उसकी प्राइस सेट कर सकते हैं यहाँ बटन से। नहीं, मतलब मैंने जिस तरह लिखा है वो भी वैसे बटन के साथ ही हो रहा है, लेकिन मैंने सिंपल ऐसे किया है कि मुझे एक आदमी एक ईथर भेज रहा है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया क्वांटिटी के नाम से कि भाई क्वांटिटी में मैंने रख दिया 100। एक ईथर जिसने मुझे भेजा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, और वो से 100 ईथर ट्रांसफर हो गए। अब्दुल बासित भाई मुझे बताएं, मैं अगर आपको 1.97345039 ईथर भेजूं, आप मुझे कितने टोकन देंगे? ये अभी मैं ये पास करके देखता हूँ, वैसे मैंने पास नहीं किया। यही चीज है ना कि अगर आप उसको फार्मूले में ले आएंगे ना तो फिर वो ऑटो पे चलेगा। आप जो भी उसको कॉस्ट उसकी, क्योंकि एक फंक्शन उन्होंने कहा है कि जी आपने प्राइस का भी रखना है, तो वो प्राइस का फंक्शन रखने के लिए फिर अब हम उसको जो भी प्राइस रखेंगे तो वो उस लिहाज से सेट कर देगा। वरना फिर आप इसी तरह जैसे अभी इन्होंने अहमद भाई ने कहा, इस तरह के मसले आएंगे कि यार वो अगर इतने इथर हो तो फिर कितना होंगे। और इसका सोल्यूशन पता है कैसे निकलता है? वो सोल्यूशन ऐसे निकलता है कि देखें, अगर हम सिंपल कैलकुलेटर से इसे करें तो शायद आप मुझे 100.93450986 टोकन्स जो भी आपके बनते हैं आप मुझे वो सेंड करेंगे। लेकिन चूंकि हम वहां पे डेसिमल वैल्यू को नहीं स्टोर कर सकते सॉलिडिटी के अंदर, हमने ये सोचा कि ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप मेरे पास कुछ पैसे लेकर आते हैं, आप मुझे कहते हैं ये 100 रुपए हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे रुपए नहीं पता क्या होते हैं, आप मुझे पैसों में बताएं। तो आप क्या करते हैं, अपने माइंड में उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा ये 10,000, ये लो 10,000 पैसे ले लो। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपने यहाँ, अब वो हमारी डेसिमल जो हमारी करेंसी में डेसिमल्स चलते हैं वो 2 डेसिमल्स चलते हैं, तो आपने उसे 1 एंड देन 2 zeros यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने एक ऐसी करेंसी बनाई है जिसे मैं जैसे ईथर है वो 18 डेसिमल्स पे चलती है, या बिटकॉइन है वो मेरा ख्याल है 9 पे या कितने पे वो कम पे चलती है जरा, तो वो उस पे, और इसी तरह डिफरेंट है। आप अपने टोकन को लेट से आप कहते हैं मैं 10 डेसिमल्स तक जाऊंगा, तो आप क्या करते हैं, आपके पास वो जो मैंने फिगर बताई 1 पॉइंट समथिंग लंबी सी फिगर वो आई, आप उसे सेव नहीं कर सकते, लेकिन आप मेरा अकाउंट बैलेंस सेव करने के लिए आप उस फिगर को मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन 10 zeros,
तो वो एक फिगर आपको आ जाएगी और वो फिगर आप अपने पास सेव करा लेंगे, यानी दैट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग दोज 10 जीरोस या 10 डेसिमल प्लेसेस जो कि एक्चुअल आंसर में आएगी। लेकिन हम डेसिमल को सेव नहीं कर सकते, तो एक हमें ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइंग का स्टेप करना पड़ता है हमेशा। जी ठीक है, अभी अभी बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं 1.5 ईथर जो है ट्रांसफर कर रहा हूँ तो वो एक तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है और दूसरा मेरा कोड इस पे काम नहीं करेगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। और ये लास्ट थिंग, ये जो अभी हमने रिसीव फंक्शन के अंदर जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं बाय टोकन वाला, ये वैल्यू ट्रांजैक्शन है या डेटा ट्रांजैक्शन है? ये रिसीव तो होती वैल्यू है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है रिसीव वैल्यू ही होती है। देखें, हमने उसके अंदर मेथड, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये एक मेथड है। इस मेथड के लिए हम ये मेथड छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर इस मेथड की एग्जीक्यूशन 2300 गैस यूनिट्स के अंदर हो जाएगी तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर ये रिवर्ट कर जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हम वैल्यू और डेटा को थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। डेटा यानी ये वैल्यू को रिसीव कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स में मैं कुछ एक्शंस करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं लॉगिंग करवाना चाहता हूँ, मैं कोई मेरे पास कोई मैपिंग है, कोई अरे है, मैं उसे अपडेट करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ। मैं उस वैल्यू को ही सेव कराना चाहता हूँ कि मुझे एनोनिमसली कहाँ से और कितनी वैल्यू आई है। अगेन, सिंपल रूल टू रिमेंबर, अगर वो उस गैस लिमिट के अंदर हो सकता है, आप चाहे यहाँ 5 मेथड्स लिखते हैं, अगर वो बहुत छोटे से हैं और वो 2300 गैस यूनिट के अंदर कर सकते हैं, हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ एक ही मेथड लिखते हैं जो वो नहीं पूरा कर सकेगा, वो नहीं होगा। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मेथड्स यू आर कॉलिंग, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस या नंबर ऑफ लाइंस टू बी एग्जीक्यूटेड जो होनी है, जो कि अगर उस गैस में हो सकती हैं तो हो जाएंगी, वरना नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मंसूर साहब, ये छोटा सा ये आपका ये यहाँ पर जहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें, अगर इन्वेस्टमेंट को ही आप यानी कि टोकन क्वांटिटी को अगर आप वी में ले लेना, तो आपको ये आगे 2 स्टेप में इसको मल्टीप्लाइड बाय 18 ना करना पड़े। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को आप वी में ले लेंगे तो ये टोकन क्वांटिटी आपकी वी में आ जाएगी। देखें, ये जो अभी आमद हुई थी ना मुझ पर, ये वाली हुई थी। नहीं, मैं भी अभी देखते हुए बता रहा हूँ आपको कि इससे जरा थोड़ा सा और रिफाइन हो जाएगा। वैसे ही मैंने कहा आपको थोड़ा सा ये थोड़ा रिफाइन हो सकता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कोई वी में ले लें तो टोकन क्वांटिटी वी में आ जाएगी, तो आपको ये नीचे मतलब 10⁻18 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैं अभी सुना सुबह से अभी 2-3 दफा और रिफाइन कर चुका हूँ, अभी मेरा और रिफाइन हो चुका है। तो जैसे जैसे आमद होती जा रही है इसको फाइन ट्यून करता जाता हूं। इस वक्त ये कुंदन बन चुका है। अच्छा हुआ आपने ये बात शेयर कर दी, मेरा भी यही मसला था और 18 वाला मसला हल हो गया। मैं यही सोच रही थी कि 1 एक्सपोनेंट 18 क्यों लिखा गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वी में ही ले लिया था। वी में ले लेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मंसूर साहब, अभी आप अभी 1.5 ईथर ट्रांसफर कर सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं कर सकते आप भी। देखें, बात ये है कि आपको वैल्यू देनी है यहाँ पर, आपको नजर आ रहा है ना ये जो जहाँ पर हम रिमिक्स यूज कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ईथर लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस नहीं ले सकते। अगर आपको 1.5 ईथर देना है तो आपको यहाँ पे ये शायद 1500 कितने देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 1.5 ईथर बन जाएंगे। ठीक हो गया सर, ठीक है। 1500 या 15,000, ये जरा कैलकुलेशन देखनी होगी कि हमें फिर ये ईथर में नहीं करना होगा, फिर हमें फिने में करना होगा यहाँ पर रिमिक्स के अंदर। लेकिन जब हम एक्चुअली काम कर रहे होंगे तो वहाँ तो फिर ये नहीं होंगे, वहाँ पर हमें जीरोस की मदद लेनी पड़ेगी। माशाल्लाह लग रहा है सब लोग जो है वो मुतमईन हो गए। हेलो जी मनसूब भाई, माशाल्लाह बहुत शानदार काम किया है आपने, बहुत वक्त लगाया लगता है इसके ऊपर।
अच्छा, एक अहमद भाई भी हैं और आप भी हैं, तो दोनों की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। मुझे एक चीज कंफ्यूज करे, जो मैंने अभी भी सवाल भी किया था कि देखिए, कॉल और डेलीगेट कॉल के अंदर, डेलीगेट कॉल के अंदर तो हम करंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपडेट कर रहे होते हैं स्टेट वेरिएबल को। कॉल के अंदर हम जिस कॉन्ट्रैक्ट से कॉल करें उसकी स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा है, मुमकिन है ना? देखें, जो कॉल है ना, कॉल के अंदर जो स्टेट वेरिएबल है उसकी स्टेट को चेंज हो रही है, ठीक है, उसके जरिए। तो अब ये बेसिकली इशू है डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट की, डिप्लॉयड ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट का के उसने जो भी जिसने भी डिप्लॉय किया है वो मतलब उसने क्या सोच के इसको ओपन रखा है कि कहीं से भी दूसरा बंदा इसको कॉल करके इसकी स्टेट को चेंज कर दे। और प्रोबेबली यही वो चीज़ें हैं जो कि हैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। ये इसी तरह की शॉर्टकमिंग्स होती हैं कोर्स के अंदर कि अगर हमें कोई फंक्शन, जैसे ये फंक्शन है ना विड्रॉ का हाँ फंक्शन, बिल्कुल, तो इस पे यहाँ पे हमें मॉडिफायर लगाना था, वो लगाने से रह गया, ठीक है। हम्म, या कोई फंक्शन है जो कि बेसिकली पब्लिक नहीं होना चाहिए था, वो इंटरनल होना चाहिए था, वो सही। एक्सटर्नल या पब्लिक कर दिया हमने। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये सिक्योरिटी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो सिक्योरिटी है वो हमें पढ़नी पड़ेगी कि किस क्या क्या चीज़ें जो है इसको सिक्योर करती हैं, ताकि कोई दूसरा तो ये जो म्यूटेबिलिटी की जो बात करते हैं हम, कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो डिप्लॉयड होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, तो इस हिसाब से नहीं फिर नहीं तो इम्यूटेबल नहीं रहे नहीं नहीं वो। नहीं, नहीं देखें, कोड इम्यूटेबल है, अच्छा कोड इम्यूटेबल है, वेरिएबल्स इम्यूटेबल नहीं होते, अच्छा, ठीक है। ठीक, क्योंकि ऐसा है। आप तो वेरिएबल तो आप तो खुद यूज कर रहे होते हैं, बार बार चेंज कर रहे होते हैं। तो सही। वेरिएबल जैसे जैसे ये वेरिएबल है इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट वेरिएबल जो है ना, ये तो इम्यूटेबल है यहाँ तक कि इसकी डिक्लेरेशन, इसका नाम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो इम्यूटेबल नहीं है, वो तो वेरिएबल है, उसमें तो आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैं एक एथिक ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो एक ले लेगा, दो ट्रांसफर कर रहा हूँ, दो ले लेगा, और जिस वक्त ये फंक्शन बंद होगा ये वैल्यू गायब हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो सही। फंक्शन जब आप रन करते हैं तो इस वक्त ये वैल्यू लेता है ना उस यूजर के लिए। तो इम्यूटेबिलिटी जो है ना, एक तो उस रिकॉर्ड की है कि जो ट्रांजैक्शन इथीरियम पे चला गया, यानी नेटवर्क पे जो ट्रांजैक्शन चला गया वो इम्यूटेबल है। हाँ और सही जो सही। आपका कोड है, कोड की हद तक वो इम्यूटेबल है, लेकिन डेटा जो है वो जहां पर आपने उसको कंस्ट्रक्टर के जरिए फिक्स्ड कर दिया है वो इम्यूटेबल है, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं, जो मैपिंग्स हैं, वो इम्यूटेबल नहीं है। उसमें तो जो आप डेटा डाल रहे हैं वो तो रिसीव करते जाएंगे ना, वो तो चेंज होता जाएगा। हाँ बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? आई थिंक आप लोगों को काफी ये जो मेरी काविश थी, आपको इस काविश से यकीनन काफी इफादा हुआ होगा आप लोगों को। नहीं सर, थैंक यू सो मच, बहुत सीखने को मिला सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो यही ऑब्जेक्टिव था कि हम जो भी नॉलेज है हम शेयर करें एक दूसरे के साथ। और बाकी सर जो मैं अपना कोड शेयर करूंगा ग्रुप पे, उस पे मैंने एबीआई इन कोड के साथ फॉल बैक को कॉल करने की कोशिश की है, काइंडली अगर उसे भी देख लीजिए, क्योंकि मेरे से तो वो नहीं चलेगा, हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है। मनसब तो चलें फिर, मुझे भी इजाजत देंगे? मनसब एक सवाल का ऐसा जवाब मुझे दे भी दीजिए। जी जी प्लीज। ये जो आपने बाय फंक्शन लिखा है, बाय टोकन, उसमें जो आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 1E18, ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये क्यों लिखा है आपने 1 देखें ई देखें, एक मिनट में आपको, अच्छा एक मिनट इस पर ले जाता हूँ मैं आपके साथ। एक और इसको मैं दूसरे अंदाज से समझाता हूँ आपको। मैं आपको एक एक्सेल के ऊपर कैलकुलेशन लेता हूँ और एक्सेल के जरिए आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये आपको मेरी एक्सेल की स्क्रीन नजर आ रही है? ये नजर आ रही है। अच्छा, अब इसमें देखें कि अगर फर्ज करें कि मेरी प्राइस है
सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं, स्क्रीन आ रही है सर, नजर आ रही है। आ रही है जी ना जी अब नजर? ठीक है। ठीक है। अच्छा मेरी प्राइस फर्ज करें कि ये इसीलिए मैं जवाब दे दी। ठीक है। प्राइस ये है और इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है, ठीक है ना, ये इधर है। ठीक है। इधर है। ठीक है। ये जो भी हमारे टोकन का मिनिमम वैल्यू है, जो हमारे टोकन 1 टोकन है हमारा, ये इधर है। हमारे पास अगर एक इधर आ रहा है तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी आएगी, मतलब हम कितनी क्वांटिटी इसको देंगे। इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है। तो ये हमारे नंबर ऑफ टोकन्स टू बी इशूड आ गए। ठीक है। अब ये जो टोकन्स हैं ये तो उसमें नहीं जाएंगे, उसके अंदर मैपिंग में एड्रेस की 100 तो नहीं जाएगा ना, ये तो जाएगा जीरोस के साथ जो हमारे डेसिमल्स हैं। तो इसलिए ठीक है, इसलिए इसको वापस मैपिंग्स में ले जाने के लिए अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 जीरोस के साथ। ठीक है ना। ये चल रहा है। ठीक है, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 इंटू ये इतने टोकन, बेसिकली ये 100 टोकन ही है। ये 18 जीरोस जितने हैं ये वाले तो जीरोस ही है ना सारे। ठीक है ना। मैपिंग में ये इस तरह जाएगा, क्वांटिटी हम ये दिखाएंगे कि नंबर ऑफ टोकन ये बने, ये प्राइस है, ये इन्वेस्टमेंट है, और मैपिंग में ये इस तरह जाएगा। ठीक है। क्लियर है। इसलिए इसको जो है ना वो यहाँ पे जाके हमने मल्टीप्लाई किया है और इसी तरह हमने रिड्यूस भी किया है इसको अपने बैलेंस में से। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हुआ है, बहुत क्लियर हुआ है। बेसिकली यही वो मैथ है जो आपको यूज करनी है। मैंने इसको सारा इशू उसी वक्त हो रहा था, 3 दिन 4 दिन जो मुझे लगे कि हम फॉरवर्ड कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे थे कि प्राइस से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो मैंने इसको फिर रिवर्स जब किया तो वो सिंप्लीफाइड हो गया वो, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं तो हमारी प्राइस ये है, तो हमें टोकन्स कितने इशू करने हैं और उसको हमें लेके कहाँ जाना है, मतलब किस तरह लेके जाना है। तो ये आसान हो गया। तो अगर इसकी प्राइस को अगर हम चेंज करके जैसे यहाँ पर हम करते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है। अगर हमने प्राइस चेंज की इसकी और तो ये 83 हम यूनिट्स टोकन इशू कर रहे होंगे और ये मैपिंग के अंदर इसको इस तरह जाना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कैलकुलेशन उस पर करते हैं, इथेरियम पे करते हैं, तो वो 83 के साथ आगे जो ये जितने भी थ्रीज आ रहे हैं ना ये उड़ा देगा, ये जीरोज में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए इसको ये वाला काम जो है ना जावा स्क्रिप्ट के जरिए हमें उस पर करना पड़ेगा, जो फ्रंट एंड के ऊपर। ये फ्रंट एंड की जरूरत इसलिए है, अब ये प्रिसाइज नहीं हो रहा, सॉलिडिटी के अंदर प्रिसाइज नहीं है, तो इसलिए हमें फ्रंट एंड पे जाना पड़ेगा। फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट के जरिए या किसी और लैंग्वेज के जरिए हमें ये कैलकुलेशन वहाँ पे एग्जीक्यूट करवानी होगी। ठीक है जी, बहुत बेहतर। चलें, थैंक यू वेरी मच जनाब। तो इंशाल्लाह आप लोग अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर लें। मुझे ज़रा इजाज़त है, मुझे एक्चुअली फैमिली के साथ जाना है कहीं पर। थैंक यू मंसूर साहब। चलें, वेलकम जनाब। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।